हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू पॉलिटिकल साइंस क्लास। मैं हूँ श्रेया, आपकी मेंटर, और आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन विच इज रिलीज बाय सीबीएसई। इससे पहले हम इस सैंपल क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि हमने इसकी मार्किंग स्कीम, फॉर्मेट, रिलेटेड सभी डूज एंड डोंट्स डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। इन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देखिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। जो मैं लास्ट सेशन की बात कर रही हूँ उसमें हमने ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस डिस्कस करे थे कि आपके हर सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने आपको उसमें अटेम्प्ट करने हैं। ऑलराइट, आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन ए में, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस। 24 आपको गिवन है, उन 24 में से आपको कोई भी 20 सॉल्व करने हैं, यानी कि कोई भी 4 आप अपनी मर्जी से छोड़ सकते हो। अब वो 4 कौन से होने चाहिए जिसमें आप डाउटफुल हो, भूल गए हो, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये 4 जो आपको सॉल्व नहीं करने हैं इनको बहुत वाइसली सेलेक्ट कीजिएगा एंड आउट ऑफ 24 अटेम्प्ट ओनली एंड ओनली 20 क्वेश्चंस। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज गॉट एन ऑप्शन टू स्टे अवे फ्रॉम द अलायंसेस सिंस द टाइम डैश वाज क्रिएटेड। क्या क्रिएट हुआ था जब न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को एक ऑप्शन मिला था दोनों ही अलायंसेस से दूर रहने का? कौन कौन से थे वो दोनों अलायंसेस? ईस्टर्न अलायंस एंड वेस्टर्न अलायंस। एक था यूएसएसआर वाला और एक था यूएसए वाला। तो कौन अब ऑप्शंस गिवन है आपको? नेटो, सेंटो, वॉर्सो पैक्ट या फिर नैम। अगर वो नेटो के साथ जाते तो वो यूएस की साइड चले जाते। नेक्स्ट, अगर वो सेंटो के साथ जाते तो भी सिमिलर। नेक्स्ट, अगर वो वॉर्सो पैक्ट के साथ जाते तो वो ईस्टर्न अलायंस में जुड़ जाते। अब आता है नैम। नैम क्या है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ऑलराइट, नॉन अलाइन मूवमेंट। तो इसमें आंसर है हमारा, फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाता है डी। क्यों? क्योंकि यही मिला था, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज गॉट एन ऑप्शन टू स्टे अवे फ्रॉम द अलायंसेस। कौन से? ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस सिंस द टाइम नैम was created. So first का आंसर है D. Next question पे आते हैं। The smaller states were important for superpowers due to। अब जो smaller states थे, जो allies थे, वो important क्यों थे? उनकी क्या importance थी? अब यहाँ पे आपको 3 statements given है, vital resources, territory and economic support। अब ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नीचे है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, कि स्मॉलर स्टेट से क्या फायदा था अलायंसेस को इन तीनों में से। तो क्या वाइटल रिसोर्सेज मिला करती थी? हाँ, ऑफ कोर्स, तभी तो उन्होंने उनको ऐड किया था, वाइटल रिसोर्सेज वो वहां से ले लिया करते थे। नेक्स्ट, उनके पास एक टेरिटरी भी बढ़ जाती थी, क्योंकि जिसके पास जितनी ज्यादा टेरिटरी होगी वो उतना ज्यादा पावरफुल लगेगा। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक सपोर्ट। अब वो बढ़ा ही इसलिए है ताकि उनका जो टीम है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाए और इकोनॉमिक सपोर्ट भी उन्हें प्रोवाइड हो पाए। तो इस तरह से ऑयल, मिनरल रिसोर्सेज, टेरिटरी, लैंड एंड इकोनॉमिक सपोर्ट वो अवेल किया करते थे, यानी कि ये तीनों ही चीजें अवेल किया करते थे। सो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन हमें देखना है किसमें तीनों गिवन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 के डी में तीनों ही गिवन है, बाकी सब में 2-2 है। तो 2 का आंसर हमें पता चल गया, हमारा है डी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग कहां से आया? सप्लीमेंट्री मटेरियल आपको प्रोवाइडेड है जिसमें कि कुछ एडिशनल टॉपिक्स ऐड हुए हैं, वहां से आया आपका नीति आयोग। अब क्वेश्चन आया, हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? तो ये लर्निंग पॉइंट है आपका। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है ना, उसमें जो एडिशनल टॉपिक है उनको स्किप नहीं करना है, उनको भी पढ़ के जाना है अच्छे से, क्योंकि आपने लर्न करा होगा, पढ़ा होगा, तभी आप यहाँ पे आंसर बता पाओगे। और अगर आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे ना, तो आप देखोगे कि उस सप्लीमेंट्री मटेरियल से लगभग अराउंड 8 क्वेश्चंस आए हैं, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो यहाँ पे कौन अपॉइंट करता है वाइस चेयरपर्सन को? नीति आयोग के अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो थर्ड का आंसर है हमारा डी। ऑलराइट, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which among the following statements about Soviet system is not true? क्या बोला गया है? which among them is not true? तो ये not true बोला गया है, इसमें से कौन सा false है आपको बताना है, ठीक है। The Soviet Union had complex communication, it had a complex machinery production system and transport sector that connected its remotest area with efficiency.
नेक्स्ट है इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार्स। एंड लास्ट है सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इन 1992। अब जिसने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है वो बता देगा इसमें से क्या गलत है। क्या सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन 1992 में हुआ था? नहीं, इट डिसइंटीग्रेटेड इन 1991। तो आपको पता चल गया कि फोर्थ का डी जो है ये इनकरेक्ट है, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे 1992 गिवन है और जबकि इसका डिसइंटीग्रेशन 1991 में हुआ था। इस तरह हमें पता चलता है कि फोर्थ का आंसर है डी, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही पता लगाना था। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं फिफ्थ। डैश पॉलिसी हैज बीन अडॉप्टेड बाय नीति आयोग। नीति आयोग पे दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, पहले था वाइस चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करता है और अब आ गया कि पॉलिसी कौन सी है जो नीति आयोग ने अडॉप्ट करी है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया या फिर आयुष्मान भारत। तो ये भी लर्निंग पार्ट में आता है क्योंकि नीति आयोग ने अडॉप्ट करी पॉलिसी मेक इन इंडिया। ऑलराइट, सो 5 का आंसर हो जाता है हमारा ए। नेक्स्ट पे आते हैं हु वर द 3 लीडर्स हु फ्लोटेड द आइडिया ऑफ नैम। नैम का आइडिया फ्लोट करने वाले 3 मेन लीडर्स कौन थे? उसमें से अगर हम किसी का भी नाम भूल जाए तो नेहरू तो थे ही, हमें याद रहता है। ठीक है, तो अब वही ऑप्शन बनाने वाले ने भी याद रखा है कि नेहरू तो सब में रख दिया, उसके अलावा आपको 2 के नाम याद रखने हैं। तो अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड कि नेहरू, टीटो और नासिर थे। और अगर आपको पता चल गया कि यही है तो जंप नहीं करना है कभी भी आंसर मार्क करने से पहले, सारे आप ऑप्शन पढ़ो जरूर। भले ही आपको लग रहा हो कि ए हमारा करेक्ट आंसर है, लेकिन आप सारे आंसर देखो कि बाकी आंसर क्यों नहीं है। तो यहाँ बोला है नेहरू, सुकर्णो, शाह, तो हमें पता है शाह नहीं है तो आपने हटा दिया। नेक्स्ट आप देख रहे हो नेहरू, खुरमा एंड शाह, दोबारा से शाह नहीं है, आपको पता है, आपने ये भी हटा दिया। नेक्स्ट पे आप देख रहे हो नेहरू, शाह एंड टीटो। अब शाह की वजह से आपने तीनों ही एलिमिनेट कर दिए। इस तरह से आपको एलिमिनेशन या फिल्टर आउट मेथड से भी पता चल गया कि आपका जो आंसर आप सोच रहे हो 6 का ए वही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो 6 का ए आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं 7th। Where did पाकिस्तान कंडक्ट इट्स न्यूक्लियर टेस्ट? अब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पे कंडक्ट करता है? पटकाई हिल्स, चगाई हिल्स, नागा हिल्स या फिर कारगिल हिल्स। बहुत सिंपल है, अगर आपको पता हो कि कौन सा इंडिया में प्रेजेंट है और कौन सा पाकिस्तान में है, क्लियरली आप बता पाओगे। तो पटकाई हिल्स इंडिया में है, तो पाकिस्तान इंडिया में क्यों टेस्ट करेगा? नागा हिल्स भी इंडिया में है, कारगिल हिल्स, कारगिल पे इतना वॉर लाइक सिचुएशन बनी रहती है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अगर आपको मान लीजिए पता भी नहीं था कि चगाई हिल्स आपका आंसर है, तो आपने फिल्टर आउट मेथड से पता लगा लिया ना कि चगाई हिल्स यहाँ पे आपका आंसर है, तो 7th का आंसर हो जाता है हमारा बी। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं 8th पे। विच वाज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया? अब न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने क्या सबसे बड़ा चैलेंज था? ऑप्शंस है नेशनल इंटीग्रेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन या फिर अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन भी प्रॉब्लम थी, चैलेंज था, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करनी थी, पॉपुलेशन ज्यादा थी, उसकी मैनेजमेंट भी क्या कहते हैं एक चैलेंज थी, और अनएम्प्लॉयमेंट तो थी ही थी। लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा ढूंढना है क्योंकि हर क्वेश्चन का सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर है। तो इन सब में से मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रेलिवेंट कौन सा चैलेंज था बिफोर द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया? तो वो था नेशनल इंटीग्रिटी बचाने का, क्योंकि उस टाइम जब ब्रिटिशर्स गए थे उन्होंने प्रिंसली स्टेट को एक मौका दे दिया था कि आप कहीं पर भी जाओ, चाहे इंडिया में जाओ चाहे पाकिस्तान में जाओ। तो अब इंटीग्रिटी बचाने का नेशन की, इंडिया की सबसे बड़ा चैलेंज था। ये सब प्रॉब्लम्स भी थी लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा था? नेशनल इंटीग्रिटी बचाना, नेशनल इंटीग्रेशन। सो 8th का आंसर हो जाता है हमारा ए। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ दी स्टेटमेंट अबाउट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज इनकरेक्ट? देखो क्या लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है, करेक्ट भी हो सकता था यहाँ पे। तो ये ट्विस्टर वाला क्वेश्चन दोबारा से है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो अब आप देख लो कौन कौन से सही है, जो बचा होगा वो आपका फॉल्स होगा, मतलब हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, तो इसके ऑप्शंस हैं इनेबलिंग न्यू डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज टू परस्यू इंडिपेंडेंट पॉलिसीज। ये तो मेन ऑब्जेक्टिव था ना कि जो न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज है वो अपनी पॉलिसीज बनाए अपने डेवलपमेंट के हिसाब से।
नेक्स्ट है रिफ्यूजल टू ज्वाइन एनी मिलिट्री अलायंस, ये भी था कि कोई भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं करना था। नेक्स्ट है फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑन ग्लोबल इश्यूज। अब ये आपकी बुक में चैप्टर में क्लियरली गिवन है कि अगर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो कर रहा है इंडिया या और कंट्रीज, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है दैट दे आर फॉलोइंग अ न्यूट्रलिटी ऑन ग्लोबल इश्यूज, क्योंकि जब कोरियन क्राइसिस की बात आती है तो इंडिया ने रोल प्ले किया था उसको सॉर्ट आउट करवाने के लिए। तो इसलिए हमें पता चल रहा है कि जो सी वाला ऑप्शन है ना, ये यहाँ पर फॉल्स है, ठीक है। लेकिन हमें कभी भी आंसर फटाफट नहीं मार्क करना है, सारे ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन है फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, तो ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को तो हटाना ही था, इसलिए तो जो डीकोलोनाइज कंट्रीज है वो अच्छे से बाद में अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएंगे। और अब क्वेश्चन में यही गिवन था कि हमें इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट हमने यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लिया कि वो ग्लोबल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब तो हमें आंसर यहाँ पता चल रहा है कि 9th का आंसर हो जाता है हमारा सी। ओके, सो नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा या फिर एक ऑर्डर में कौन सा सबसे पहले आया और कौन सा सबसे बाद में आया। सो अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस की बने, लाइक ऑप्शंस नहीं, आपको स्टेटमेंट है कि कौन कौन से, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, लीग ऑफ नेशंस एंड वर्ल्ड बैंक। 1 2 3 4। अब आपको बताना है किस ऑर्डर में क्या क्या आया। अब ईयर्स इतने सारे याद रहे ना रहे कुछ नहीं पता, लेकिन आप अपना दिमाग चलाओ कि इनमें से सबसे पहले क्या आया होगा। देखो भाई, सबसे पहले आया होगा लीग ऑफ नेशंस, क्योंकि ये कब की बात हो रही है, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की बात, ठीक है। तो सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबली यही आया होगा। नेक्स्ट पे हम देखते हैं इसके बाद क्या आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्या आया होगा। अब वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, उसके बाद सबसे ज्यादा मॉनेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या बनाया गया था, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बनाया गया था वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब मान लो अब लास्ट वाले दो में कंफ्यूज हो गए कि यार ये पहले आया था या फिर ये पहले आया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं याद है, लेकिन हाँ इन दोनों में मैं गैस वर्क अपना चला पा रहा हूँ या चला पा रही हूँ। तो अब आप देखो, आपने बोला सबसे पहले आना चाहिए थर्ड, ठीक है। अब देखो सबसे पहले थर्ड कहाँ गिवन है, इसी में गिवन है ए, तो ए के आपको एक नंबर मिल गया कि ये हो सकता है आपका आंसर। सेकंड आपको पता चल रहा है इसके बाद बनाया गया होगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब देखो वैसे तो एक ही में गिवन है तो चांसेस इसके बढ़ गए, लेकिन सेकंड में होना चाहिए फोर्थ। अब सेकंड में फोर्थ किस में गिवन है, वो भी इसी में गिवन है, तो इसका एक और पॉइंट बढ़ गया। इससे आपको पता चल रहा है कि ए ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आइडियली अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो फिर आया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और उसके बाद आया एमनेस्टी इंटरनेशनल। लेकिन अकॉर्डिंग जो आपका मार्किंग स्कीम गिवन है उसमें गिवन है थर्ड, फोर्थ एंड देन फर्स्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड देन एमनेस्टी इंटरनेशनल। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे पहले आना चाहिए सेकेंड और बाद में आना चाहिए फर्स्ट, यानी कि वर्ल्ड बैंक के बाद आया एमनेस्टी इंटरनेशनल और उसके बाद एंड में आया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्योंकि हमने दो जो ये वाले हैं थर्ड और फोर्थ, इसमें हम श्योर हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर मार्क कर देंगे हमारा 10th का ए। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, which from the following is concerned with the safe and peaceful use of nuclear technology under the UN system। UN system के अंडर सेफ यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इसमें से किसका कनेक्शन है। यूएन इंटरनेशनल सेफगार्ड कमिटी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल तो नहीं है क्योंकि ये किस में आती है, ये राइट्स और जस्टिस से रिलेटेड वर्क में आती है और यहाँ पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करी गई है। अब थोड़ा सा अगर आप अपना माइंड ओपन करके सोचोगे ना, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड है ना, तो डायरेक्ट आपको पता चल रहा है किसका रिलेशन किससे है। सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की नहीं है, आप इसको हटा सकते हो। यूएन इंटरनेशनल सेफगार्ड कमेटी ये भी सिमिलर है, तो हमें आंसर मिल गया हमारा 11th का यहाँ पर सी की विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसको हम IAEA भी बोलते हैं, is concerned with the safe and peaceful use of nuclear technology under the US system। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एंड सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण इन ईयर डैश एंड डैश। फर्स्ट कब करा था, सेकेंड कब करा था। पुरानी चीजें तो हम अक्सर भूल जाते हैं, लेटेस्ट हमें फिर भी याद रहती है, दोनों ईयर्स हमें नहीं याद।
हमें ये पता है कि सेकंड वाला कब हुआ था। सेकंड कब हुआ था? लेटेस्टली हुआ था 1998 में। आपको पता है कि भाई फर्स्ट वाला मेरे को नहीं याद, तो देखो सेकंड में 1998 गिवन ही एक में है, तो यहाँ पे आप आसानी से पता लगा सकते हो कि आपका आंसर होगा सी। ठीक है, एक भी अगर आपको याद है उसको फिट करके बैठो, अदर ब्लैंक में अगर वो फिट बैठ रहा है तो आपने जो चूज करा है वो करेक्ट है, क्योंकि 1998 के लिए अगर आप श्योर हो, बाकी में तो सेकंड ब्लैंक के लिए वो ऑप्शन प्रोवाइडेड ही नहीं है, तो इस तरह से आपको आंसर मिला 12th का सी। ओके, नेक्स्ट है द अरब स्प्रिंग डिड नॉट ट्रांसेंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अरब स्प्रिंग का मतलब क्या है? अरब कंट्रीज से है यहाँ पे। अब अगर आप याद करोगे ना तो उसमें कंट्रीज के नेम गिवन है, उसमें आपको बाकी सारी कंट्रीज के नेम गिवन है, बस एक नहीं गिवन है, वही आपको यहाँ बताना है। डिड नॉट कौन सा गिवन नहीं है? तो तुनिसिया गिवन है, लिबिया गिवन है, ईरान नहीं गिवन है और येमेन भी गिवन है, और हमें यही पूछा गया है विच डिड नॉट, तो हमें आंसर पता चल रहा है 13 का आंसर हो जाता है हमारा सी। ईरान इज द आंसर वेयर अरब स्प्रिंग डिड नॉट ट्रांसेंड। ओके, नेक्स्ट 14th विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम। ठीक है, ट्विस्टर क्वेश्चन है, नॉट एन आउटकम ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का एक आउटकम नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है आपको बताना है। The end of the ideological war between the US and USSR। अब जब USSR डिसइंटीग्रेट हो गया है तो एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर हुआ ही होगा। नेक्स्ट है बर्थ ऑफ सीआईएस। नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज इन बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड ऑर्डर। अब जब डिसइंटीग्रेशन हुआ है तो फिर चेंज ऑफ पावर भी आया होगा। बर्थ ऑफ सीआईएसपी हुआ। सीआईएस होता क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो अब इसलिए वो क्रिएट करा गया था, तो ये भी होता था, ये भी होता था और ये भी होता था। अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है, क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट। ये हुआ तो था आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, लेकिन ये इसका रिजल्ट नहीं था इमीडिएट वाला। बाकी ये तीनों इमीडिएट रिजल्ट थे और हमें नॉट एन आउटकम ही बताना था इमीडिएट वाला, तो हम इसका आंसर हम मार्क करेंगे 14 का करेक्ट आंसर होगा डी। ओके, क्योंकि ये इमीडिएट इफेक्ट से डिसइंटीग्रेशन के, और ये हुआ तो था लेकिन बाद में, क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट। सो 14 का आंसर हो जाता है हमारा डी। नेक्स्ट आते हैं दी 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी व। अब 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के? टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न सोवरेनिटी, टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू स्टैब्लिश अ कैपिटलिस्ट सिस्टम इन इंडिया। ये 4 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है और बोला गया है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द फोर्स नहीं 4 होगा गिवन बिलो। अब आपको बताना है कि इसमें से क्या क्या था। टू प्रिजर्व हार्ड अर्न सोवरेनिटी, ऑब्वियसली हमें ये तो चाहिए ही थी कि हम अब न्यूली इंडिपेंडेंट जो कंट्री है हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे, हमारे बिहाफ पे कोई और नहीं लेगा, उसी का मतलब होता है सोवरेनिटी। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भी प्रोटेक्ट करना चाहते थे कि जो स्टेट जिस टेरिटरी में आ रहा है वो वहीं रहे। नेक्स्ट है टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि ओवरऑल नेशन को इंप्रूव करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट है टू एस्टैब्लिश ए कैपिटलिस्ट सिस्टम इन इंडिया। क्या कैपिटलिस्ट सिस्टम इंडिया में प्रमोट करना चाहती थी? तो डेफिनेटली ये नहीं था। बाकी 1, 2, 3 करेक्ट है और कैपिटलिस्ट सिस्टम बिल्कुल प्रमोट करना नहीं चाहते थे जवाहरलाल नेहरू। तो 1, 2 एंड 3 जिसमें गिवन है वो हमारा करेक्ट आंसर है। 15th का सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्प्यूटेड साइड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब इंडिया और चाइना के बीच में इनमें से कौन सी डिस्प्यूटेड साइड नहीं है? ठीक है, अगर आप करंट अफेयर से रिलेटेड हो, आपको पता है न्यूज में क्या चलता रह रहा है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। डोकलाम, गलवान वैली, देप्सांग प्लेन्स या फिर लेपुलेक पास। ठीक है, अभी सबसे लेटेस्ट आ रहा था गलवान वैली में क्राइसिस हो रहे थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे हुआ है क्राइसिस क्रिएट। नेक्स्ट, इससे पहले कहाँ हो रहे थे? देप्सांग प्लेन में भी हो रहे थे, उससे पहले डोकलाम में भी हुए हैं, डोकलाम के एरिया में। लेकिन बाय गॉड ग्रेस अब तक लिपुलेक पास में पीस मेंटेन्ड है। अब गलवान वैली कहाँ पे आती है? लद्दाख वाले रीजन को याद करो, वीडियोस भी दिखाते थे वहां से रिलेटेड न्यूज चैनल पे, तो वहां पे आता है गलवान वैली, उसके पास एरिया आता है देप्सांग प्लेन। डोकलाम एरिया की अगर आप बात करो तो ये पड़ता है सिक्किम, भूटान और इंडिया के पास, और लिपुलेक पास कहाँ पड़ता है हमारा? चाइना, इंडिया और नेपाल के पास। ठीक है, तो हमारा आंसर 16 का हो जाता है डी। ओके, नेक्स्ट
द निजाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। तो ये बात सही है कि निजाम को हैदराबाद के लिए इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहिए था क्योंकि हैदराबाद काफी पावरफुल स्टेट था। नेक्स्ट, he entered into what was called standstill agreement। अब उस समय इंटीग्रेशन की बात हो रही थी जिसमें कि निजाम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो एंटर हुए थे एक स्टैंडस्टिल अग्रीमेंट में विद इंडिया इन नवंबर 1947 फॉर, यहाँ पे ब्लैंक है आपका गिवन जो आपको फिलअप करना है, विच निगोशिएशंस विद इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन। कितने टाइम के लिए ये स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट में निजाम ऑफ हैदराबाद एंटर हुए थे, तो वो एंटर हुए थे फॉर अ ईयर यानी कि 1 ईयर के लिए। तो 17 का आंसर हो जाता है हमारा ए यहाँ पर, क्योंकि वो इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे और इन्होंने कहा था कि 1 साल तक मुझसे नहीं पूछा जाएगा कि मैं किस साइड हूँ, वेदर आई एम इन अ फेवर और ऑपोजिशन। तो यही था वो स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट जो कि 1 ईयर के लिए साइन किया गया। तो 17 का आंसर हो जाता है हमारा ए। नेक्स्ट आते हैं, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज द आउटकम ऑफ हर इकोनॉमिक पॉलिसी, दीज रिमार्क्स वर मेड बाय हूम। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं इसे बोल सकती हूँ इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या फिर चरण सिंह। अब इसमें आप एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करो कि कौन सा हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, चरण सिंह बहुत लेट की बात हो रही है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप मोरारजी देसाई की बात करो तो फिर उस टाइम पर फॉरेन पॉलिसी वाला जो इशू है ये इतना ज्यादा मेन थीम में नहीं था क्योंकि इस समय गवर्नमेंट सेटअप करी गई थी फॉर कांग्रेस, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे क्या था, जो हमारी फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो काफी अग्रेसिव थी रिलेटेड टू वॉर एंड ऑल। तो इसके अलावा एक तो एलिमिनेशन मेथड से आपके पास बच रहा है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर आपने पढ़ा है अच्छे से अपने चैप्टर्स को तो आपने देखा होगा कि वहां पे लिखा होता है जवाहरलाल नेहरू एंड द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। क्वेश्चन पेपर में जो आपकी क्वेश्चंस गिवन है पीछे पीछे देखोगे ना तो फिर वहां भी आपको एक क्वेश्चन गिवन है जवाहरलाल नेहरू और फॉरेन पॉलिसी से लिंक। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं आपके पेपर में वो इंटरलिंक्ड होते हैं, यानी कि अगर आपको एक पता है ना तो 2-3 रिलेटेड क्वेश्चन आप उससे रिलेट करके अपने आप को शॉर्ट कर सकते हो कि यही हमारा आंसर है यहाँ पे। सो जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर फॉर 18 का हो जाता है हमारा आंसर बी। ओके, नेक्स्ट, द हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर। ओ, हमने अपना जो क्लास 12 है यहीं से स्टार्ट करी थी। ठीक है, हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर एरा, शीत युद्ध वाला टाइम जब वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही थी पर वॉर हुआ नहीं था। तो कौन सा था वो टाइम? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, एटॉम बॉम्ब अटैक ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीएटो एंड सेंटो या फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेटो। तो हिरोशिमा और नागासाकी पे तो बॉम्ब ड्रॉप कर दिया था, उसके बाद क्रिएट हुई थी ये कोल्ड वॉर एरा वाली जो सारी सिचुएशन है, तो हमें इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं। अब सीएटो, सेंटो और नेटो वाले भी यहाँ पे नहीं आते हैं क्योंकि ये तो बाद में जो है ट्रीटी साइन करी जा रही थी एक दूसरे के। देखा था कि जब ईस्टर्न अलायंस, पहले वेस्टर्न अलायंस ने करी और बाद में ईस्टर्न अलायंस ने भी वॉर्सो पैक्ट बना लिया था, तो आप इन्हें भी एलिमिनेट करते हो क्योंकि हाई पॉइंट कोल्ड वॉर एरा का क्या था? फर्स्ट टॉपिक आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जब क्यूबा में यूएसएसआर वाली साइड ने क्या रखे थे? मिसाइल्स रखे थे फेसिंग यूएस। ओके, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 19 का आंसर हमारा हो जाता है ए। नेक्स्ट, व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? आइडियली क्या है, क्या वर्क होता है एमनेस्टी इंटरनेशनल का? टू वर्क फॉर दी ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस रिलेटेड इश्यूज। अब जब भी आप एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में पढ़ते हो ना तो लाइन में ये लिखा होता है एमनेस्टी इंटरनेशनल इज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन which works for so and so like human rights, justice and related issues। ठीक है, अब यही पूछा है व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल। न्यूक्लियर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो न्यूक्लियर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, आपको पता है, आप इसे एलिमिनेट कर दो यहाँ पे। फिर लिखा है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने क्या बताया, इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपने ये भी एलिमिनेट कर दिया यहाँ से। नेक्स्ट हो जाते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हो सकता है लेकिन जंप नहीं करना है आंसर पे, पहले सारे ऑप्शंस आपने देखने हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी आपने एलिमिनेट कर दिया। इस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक से आपको आपका आंसर 20 का मिल गया सी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं चूज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से आपको ऑड वन आउट बताना है कौन सा है, यानी कि कौन सा करेक्ट नहीं है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, क्या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आया था? तो हाँ, वो तभी आया था, तभी की बात है। पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947, सबको पता है कि ये करेक्ट है। नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट 512, तो क्या प्रिंसली स्टेट का नंबर 512 था?
याद करो कितना था वो नंबर था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 565 और यहाँ 512 गिवन है। चूज द ऑड वन आउट, यानी कि कौन सा करेक्ट नहीं है वही हमें ढूंढना था। तो हम इसे डाउटफुल की कैटेगरी में रखते हैं और ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947, जब पार्टीशन तब हुआ है और इंडिपेंडेंस भी तब हुआ है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमें आंसर पता चल गया कि 512 है, जबकि होना चाहिए था 565 नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो हमें 21 का आंसर मिल जाता है सी। ओके, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। What was the impact of the Indo-China conflict on the opposition parties? Indo-China की conflict का opposition parties पे क्या प्रभाव था, क्या इफेक्ट था? 4 statements आपको given है। The CPI का मतलब क्या होता है? Communist Party of India, which was in favor of the Soviet Union, grew closer to the Congress. Second बोला गया है the Communist Party of India broke up in 1964. थर्ड है alerted the leaders of India about the situation in the northeast. एंड फोर्थ बोला गया है नागालैंड was given state status. Select the correct answer using the four given below. ओके, अब ये 4 स्टेटमेंट से आपको बताना है इसमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं। The CPI which was in favor of Soviet Union grew closer to the Congress. तो हाँ, ऐसा हुआ था, हमें पता है। सेकेंड है The Communist Party of India broke up in 1963. तो क्या CPI का ब्रेकअप 1963 में हुआ था? नहीं, ये हुआ था 1964 में। तो आपको पता चल गया ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, इसको आप यहाँ से हटा दो, एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट है Altered the leaders of India about the situation in North East. तो क्या इंडो चाइना का रिलेशन नॉर्थ ईस्ट से है? यहाँ पर नहीं है, ये कहीं से भी रिलेटेड ही नहीं है, तो इसलिए आप इसको भी यहाँ से हटा दो। नेक्स्ट है नागालैंड वाज गिवन स्टेट स्टेटस। अब नागालैंड को स्टेट का स्टेटस मिला तो था, लेकिन क्या इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मिला था? नहीं, उनकी अलग डिमांड्स थी, उस वजह से मिला था। तो इसका रिलेशन यहाँ पे इस क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं है, आपने इसको भी एलिमिनेट कर दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा? फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बाकी तीनों नहीं है। तो हमारा डी में गिवन है 1 ओनली, तो 22 का आंसर हो जाता है डी। ओके, अब आते हैं 23rd पे। द रशियन रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ डैश एज अपोज टू कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर डैश सोसाइटी। दो फिलअप इसमें गिवन है। ऑप्शंस कैसे हैं? सोशलिज्म, इगैलिटेरियन, कम्युनल, रिलीजियस। सोशलिज्म, रिलीजियस, कम्युनल एंड इगैलिटेरियन। अब कम्युनल का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू रिलीजन, यानी कि धार्मिक। तो यहाँ पे कम्युनल नहीं आएगा, तो कम्युनल वाले आप दोनों ऑप्शन हटा दो। अब हमारे पास फर्स्ट ब्लैंक में सोशलिज्म आएगा, दूसरे ब्लैंक में आएगा क्या आएगा? तो रशियन रिवॉल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एज अपोज टू कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर डैश सोसाइटी। तो इगैलिटेरियन या फिर रिलीजियस। तो रिलीजियस तो नहीं आएगा, मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आपको आपका आंसर मिला 23rd का ए आपको आंसर मिलता है। क्या क्या? द रशियन रिवॉल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एज अपोज टू कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, यानी कि सबके पास मिलजुल के इक्वालिटी के हिसाब से सब कुछ हो। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स बताना है आपको, इनमें से कौन सा है? द निजाम ऑफ हैदराबाद वाज कीन टू हैव एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर द स्टेट ऑफ हैदराबाद। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था जब उन्होंने वो स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन करा था, तो ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर वाज रेडी टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। ओके, इसको हम डाउटफुल में रखते हैं। नेक्स्ट है द इशू ऑफ जूनागढ़ वाज रिजॉल्व्ड आफ्टर अ प्लेबिस्सिट इन द state. And next है Travancore was not the first Indian state to merge into the Union of India. तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सा फॉल्स है। आप देख लो कौन कौन से करेक्ट है, जो बचेगा वो होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं द इशू ऑफ जूनागढ़ वाज रिजॉल्व्ड आफ्टर अ प्लेबिस्सिट इन द स्टेट। अब ये प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो जूनागढ़ के जो किंग थे, जो रूलर थे उस टाइम पे, वो क्या चाहते थे? उस समय चाहते थे कि वो पाकिस्तान की साइड हो, लेकिन जो वहां की जनता थी वो ऐसा नहीं चाहती। तो वहां पे क्या करवाया गया? प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है? वोटिंग या पोलिंग की, आपको किसकी साइड आना है, आप बताओ, इंडिया में आना है या पाकिस्तान में जाना है। तो जनता चाहती थी इंडिया में रहना, तो फिर उससे ये मैटर रिजॉल्व हो गया था, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ट्रेवनकोर वाज नॉट लिखा गया। अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता तो हम इसे कंसिडर करते,
Travancore was not the first Indian state to merge in the Union of India, क्योंकि इससे पहले राजस्थान की छोटी छोटी जगह और इससे पहले इंक्लूड हुई थी इन द यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब हमारे पास कौन सा बचा ऑप्शन बचा, जम्मू एंड कश्मीर वॉज रेडी टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। क्या जम्मू एंड कश्मीर रेडी था टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन? तो ऐसा नहीं था, वो अंडर प्रेशर उन्होंने साइन किया था, लेकिन वो इनिशियली रेडी नहीं थे। ठीक है, तो इसमें तो बोला गया है दैट दे वर रेडी, और हमें इनकरेक्ट यानी कि फॉल्स वाला ही बताना था कौन सा है। तो 24 का आंसर हमें मिल जाता है बी। आप 24 के 24 हमने सॉल्व कर लिए, लेकिन आउट ऑफ देम आपको कोई भी 20 सॉल्व करने थे। 4 जो भी डाउटफुल हो, आपको नहीं आ रहा हो, कंफ्यूजन है या भूल गए, उनको आप स्किप करके भी फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। With this, we have come to the end of this session. In the next session, we will start from question number 25 onwards, जो कि आपका section B होगा। And by Learn Karo Premium subscription, you can attend live classes from anywhere, anytime. You can analyze your own performance, as you will get personalized student reports. You may also attend live tests, quizzes and assignments. Definitely download कीजिए हमारा official app Learn Karo the live learning app, and you may also join us on our Telegram channel. दोनों के ही links description box में provided हैं. Now I shall take a leave and I'll meet you in the next session. I hope ये session आपके लिए useful रहा होगा. Still, if you have any doubts, any confusion, do ask me in the comment section below. Till next time, keep studying. Take care. All the best. Bye bye.